बिहार के बाद अब झारखंड में एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कोलेबिरा विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी जी मौजूद है। बातचीत करते हैं कि बिहार के बाद अब झारखंड में भी एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। पहले ये बताइए कि इसको किस रूप में ले रहे हैं। स्पष्ट है, जिस तरह से और जिस नियत से और जिस समय को लेकर एसआईआर बिहार में शुरू हुई और अभी हमारे यहाँ पे उपचुनाव होना है, ऐसे परिस्थिति में एसआईआर का जो इनका मकसद है, नियत है, वह बहुत गलत है। हर चुनाव से पहले ये अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए चिन्हित जो हमारा इंडिया गठबंधन का एरिया है, जहां हमारा वोटिंग ज़्यादा होता है, वैसे जगहों पर ये लोगों के नामों को हटाते हैं और जहां उनकी वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा होती है वहां पर ये गैर कानूनी तरीके से लोगों का नाम इलीगल रूप से जोड़ने का काम करते हैं। यह सोच और यह काम लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है और यह निश्चित तौर से लोकतंत्र को कमजोर करेगी। अच्छा, घाटशिला में उपचुनाव है और एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो रही है, तो ऐसे में क्या लगता है वहां पर कुछ नुकसान होगा? क्योंकि आप लोगों का लगातार कहना था, चूंकि बिहार में जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो राहुल गांधी खुद सड़कों पर उतरकर यात्रा में शामिल हुए थे और लगातार एक संदेश दे रहे थे। लेकिन इस बीच बीजेपी की तरफ से एक बयान आया है और उनका कहना है कि सरकार जो है झारखंड में भी घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है और इस वजह से ये लोग इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। भाजपा बार बार घुसपैठिए कह रही है और कई प्रमाण मिले हैं कि भाजपा ही अपने जो उनका वोटर का परसेंटेज ज़्यादा है वहां पर वे बाहरी लोगों को इलीगल तरीका से मतदाता सूची में नाम जोड़ रहे हैं। और अगर हम मान लें कि घुसपैठिए घुस रहे हैं तो उसकी जवाबदेही किनकी है? कौन इसके लिए दोषी है? और घुसपैठिए घुसे हैं तो उनकी पहचान क्यों नहीं करती है? भाजपा और आरएसएस, ये दोनों का बारे में मैं सुना हूं और पढ़ा हूं। ये जो कहते हैं वो करते नहीं हैं और जो नहीं कहते वो करते हैं। ये घुसपैठिए के रोकने की बात कर रहे हैं, मतलब समझिए कि घुसपैठियों को घुसा रहे हैं। गरीबी हटाने की बात करती है, मतलब समझिए कि गरीबी को ये बढ़ावा दे रहे हैं। आतंकवाद खत्म करने का बात जब जब करते हैं तब तब देखिएगा आतंकवाद का हमला होता है। तो ये जो कहते हैं उसका विपरीत ये करते हैं। ये ऐतिहासिक तथ्य है इनका। तो यही भाजपा का चेहरा है और जिस तरह से आरएसएस का इतिहास जग जाहिर है, इतिहास के पन्नों पर दर्ज है और जिस तरह से आरएसएस का ये को महिमा मंडित कर रहे हैं, यह इस बात को बताता है कि इनका मानसिकता क्या है, ये भारत देश को क्या बनाना चाहते हैं और इनके आगे क्या योजना है, उसका अंदाजा इसी से लग जाता है।
अच्छा, घाटशिला उपचुनाव को लेकर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा महागठबंधन की तरफ से कब की जाएगी? क्योंकि बीच में ये भी कहा जा रहा था कि कांग्रेस के भी एक नेता है, वो भी इच्छा व्यक्त किए हैं कि वो भी चुनाव लड़ेंगे। हालांकि प्रभारी की तरफ से स्पष्ट तौर पर कह दिया गया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो कब तक प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो जाएगी महागठबंधन की तरफ से? अभी समय है, जब नोटिफिकेशन हो जाएगी उसके बाद हम अपने प्रत्याशी का घोषणा करेंगे। और अभी हम लोग पार्टी स्तर से हमारे इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं सभी अपने अपने संगठनों को मजबूत कर रहे हैं। और इस बार हम घाटशिला में बहुत एक तरफा रिजल्ट और वो जनता के मार्फत लाने का हमारा प्रयास हो रहा है। अच्छा, आदिवासियों की तरफ से एक बार फिर से 12 अक्टूबर को एक आंदोलन या फिर कह सकते हैं धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उनका कहना है कि कुर्मियों की तरफ से जो मांग की जा रही है कि वो लोग पहले एसटी की सूची में शामिल थे, बाद में उन्हें हटाया गया, फिर वो लोग अब इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि उन्हें फिर से एसटी में शामिल किया जाए। हालांकि आदिवासियों का कहना है कि उनके हक और अधिकार को छीनने की कोशिश की जा रही है। इसको किस रूप में ले रहे हैं? आज अगर हम अनुसूचित जनजाति वर्गों को देखें, ये जिस भूभाग में रहते हैं और ये सदियों से है, हमेशा ये उपेक्षा के शिकार रहे हैं, हमेशा प्रताड़ित होते रहे हैं। इसलिए जंगलों में का ये सहारा लिए और आज वही जंगल, वही भूखंड अकूत धन संपत्तियों से भरा है, अकूत खनिज संपदाएं हैं और जीविका के भरपूर साधन हैं। सब कोई इस पर कब्जा करना चाह रहा है। एक और जहां जहां आदिवासी हैं उन क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है और अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजातियों को नौकरियों में, जनप्रतिनिधि के पदों में, बिजनेस में और भी कई सरकार की योजनाओं में सरकार की तरफ से आरक्षण संवैधानिक रूप से रहता है। और सीएनटी एक्ट कानून भी और एसपीटी एक्ट कानून भी आदिवासियों के जमीनों का सुरक्षा के लिए बनी है। इसे भी लोग इन कानून के कारण आदिवासी जमीनों को हस्तांतरण नहीं कर पा रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं। तो आदिवासी बनकर भी इन सभी भूखंडों को हड़पने का एक साजिश है लोगों को। कौन आदिवासी होगा ये संवैधानिक संस्थाएं तय करती हैं और उसके लिए क्राइटेरिया फिक्स है, एक फ्रेम बना हुआ है। जो समुदाय उस फ्रेम में फिट खाएंगे वही आदिवासी हैं। और जहां तक मैं सुना हूं, कई लोग आदिवासी बनना चाह रहे हैं और उनका मांग रहा है पहले से भी, लेकिन जो संवैधानिक संस्थाएं हैं रिसर्च में वे उस फ्रेम में फिट नहीं खाते हैं, फिर भी सरकार पर वे दबाव बना रहे हैं और दबाव वे असंवैधानिक तरीके से बना रहे हैं जिससे देश में, राज्य में
अराजकता की लेकिन एक स्थिति सेक्टर पूरे तरीके से प्रभावित रहा। रेल टेका ढहर छेका जो आंदोलन कुर्मियों के तरफ से देखा गया। लगातार आदिवासी समुदाय के लोगों का कहना है कि एक सेक्टर प्रभावित कर ये लोग भारत सरकार पर कहीं ना कहीं दबाव डाल रहे हैं। मैंने स्पष्ट तौर से कहा कि जो अनुसूचित जनजाति के फ्रेम में आता है वो समुदाय, वह समुदाय अपने आप आदिवासी उस अनुसूचित जनजाति के कैटेगरी में वो आ जाएगा। एक बात मैं बता दूं, अनुसूचित जनजाति में जितने लिस्ट हैं सभी आदिवासी नहीं हैं। आदिवासी होना और अनुसूचित जनजाति का हिस्सा होना इसमें फर्क है। आदिवासी उसे ही कहते हैं जिनके अपने विशेष संस्कृति हो, विशेष परंपराएं हैं जो आदिकाल से अभी तक मानते आ रहे हों, जिनका अपना भाषा संस्कृति हो, जिनका अपना भूखंड हो। इसके अलावा भी और कई क्राइटेरिया हैं और जिनमें है वही आदिवासी कहलाते हैं। सिर्फ पिछड़ापन या गरीबी इन्हीं के आधार पर सिर्फ आदिवासी लोग नहीं बन सकते हैं। तो मैं वैसे जितने भी समुदाय के लोग हैं जो आदिवासी बनना चाहते हैं वे आत्म चिंतन करें अपने समुदाय के प्रति, और जो संवैधानिक फ्रेम है उस फ्रेम में वे फिट खाते हैं कि नहीं खाते हैं उसको देखें, उसके बाद ही आंदोलन करें। अच्छा, पिछड़े वर्ग के लिए राज्य आयोग ने जो ट्रिपल टेस्ट का रिपोर्ट है उसे सरकार को सौंप दिया। अब ये कह सकते हैं कि नगर निकाय चुनाव को लेकर रास्ता जो है वो साफ हो गया। क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरीके से है? क्योंकि लगातार इसको लेकर सवाल भी उठ रहे थे। बीजेपी की तरफ से ये सवाल उठ रहे थे कि सरकार नहीं चाहती है कि नगर निकाय चुनाव हो। अब ये हम जरूर कह सकते हैं कि रास्ता साफ हो गया, रिपोर्ट सौंप दिया गया है सरकार को। भाजपा तो शुरू से ही झारखंड को बर्बाद करना चाहती है और यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों को लूटना चाहती है, और इसको लेकर वे एसटी, एससी, ओबीसी को शुरू से ही लड़ाते रही है। ओबीसी का जो परसेंटेज कम किया गया भाजपा का साजिश का ही हिस्सा है, और जिस तरह से पेशा कानून को गलत ढंग से भाजपा ने झारखंड में पेश किया है और उसी के हिसाब से पंचायत और नगर परिषद का गलत ढंग से ही चुनाव भाजपा कराते रही है, हमारी सरकार संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर सभी वर्ग, सभी समुदाय को हक देगी और रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद देखेगी, उसके बाद ही संवैधानिक प्रावधानों के तहत हमारी सरकार इन चुनावों को करेगी। तो देखिए, झारखंड में कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं। एसआईआर को लेकर लगातार पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं, और इसके साथ ही कुर्मी और आदिवासियों की तरफ से जो आप देख सकते हैं, कुर्मी की तरफ से जो मांग की जा रही है, उनका कहना है कि वो लोग पहले एसटी की सूची में शामिल थे, बाद में उन्हें हटाया गया। तो साथ ही आदिवासियों की तरफ से ये कहना है कि उन्हें उनका हक और अधिकार अच्छे से मिला नहीं है, और यहाँ पर कुर्मी जो है अपने हक और अधिकार की बात कर रहे हैं और आदिवासियों के हक और अधिकार छीनने की बात कह रहे हैं। तो आपने सुना कि इन तमाम मुद्दों को लेकर किस तरीके से विधायक जी ने अपनी बात रखी। इसी तरीके से और भी अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। सहयोगी नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।